बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपका रमज़ान मुबारक अच्छा गुजर रहा होगा, बल्कि अब तो गुजर चुका कहना चाहिए क्योंकि बहुत जल्द ही ईद जो है वो आने वाली है। हम इस रमज़ान मुबारक का पूरा साल इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होते ही रमज़ान शुरू होता है और फिर रमज़ान इतनी तेज़ी से फिर घड़ियाँ कैसे गुजरती हैं वो पता ही नहीं चलता और आखिरी ताक रात है। हमने इशाल क्या करना है आज, मैं और इशाल यही बात कर रहे थे कि आज आखिरी ताक रात है और हमने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। जो कोताहियाँ भी हमने की हैं रमज़ानुल मुबारक के दौरान उनकी मुआफ़ी तलब करनी है और जो हम दुआएं नहीं मांग सके हैं ना, आज हम सब ने वो दुआएं मांगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपने जो चले गए हैं प्यारे उनके लिए दुआ करें और जो हैं उनके साथ के लिए, उनकी ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआ करें और पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए इस वक्त दुआ करें क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया, ना सिर्फ कोई एक मुल्क एक हिस्सा बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त इस वबा से निबर्दाज़मा है, इस कहर से गुजर रही है। तो आप लोग जितनी दुआ हो सकती है आज मांग लें, जितनी मग़फ़िरत हो सकती है आज मांग लें, रहमत हो सकती है आज मांग लें क्योंकि आखिरी ताक रात बच गई है हमारे पास। और हम उसके बाद तो ईद आनी है, ईद की तैयारियां, ईद की खुशियां तो हमारे साथ होंगी, अपनों के साथ हम मनाएंगे इस बार ईद। हाँ, घर में बैठ के मनाएंगे। ये हमने बार बार आपको बताना भी है ताकि आप कहीं भूल ना जाएं कि जी क्या हुकूमत ने हमें कहा हुआ है। तो आपने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, आज सबके लिए दुआ करनी है, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि जो केसेस हैं हम शरह देख रहे हैं कि कुछ कम होना इशाल शुरू हो गई है और ये एक अच्छी बात है। हम घरों में बैठे हुए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है, तो उससे हम बेहतरी देख रहे हैं। लेकिन हमने जो रमज़ान के अंदर फ़यूज़ व बरक़ात जो हैं समेटी हैं, ऐसा ना हो कि हम ये करते हैं कि जैसे ही रमज़ान जाता है, ईद का चांद नज़र आता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो उसको भूलना नहीं है, इस चीज़ को हम कैरी करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है और बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा। चूड़ियों के स्टॉल्स में देख रही थी हमजा, कुछ जगहों पर लगाए गए हुए हैं। अच्छा, मार्केट्स तो बंद कर दी गई हैं लेकिन कुछ जगहों पर चूड़ियों के स्टॉल्स, मेहंदी साथ रखी गई है, तो आप लोगों ने बाहर फिर भी नहीं निकलना। बड़ी हैरत की बात है जी। और कुछ मार्केट्स में ऐसा है और वो मार्केट्स हैं जो अंदर कहीं पर सोसाइटीज के अंदर मौजूद हैं, जो गलियों में मौजूद हैं। नजरों से नहीं गुजर पा रही। बड़ी हैरत की बात है। तमाम कारोबारी मराकज़, वैसे तो बाजार और शॉपिंग सेंटर्स बंद हैं, मगर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो हैं वो भी कम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। लाहौर पुलिस 3 रोज़ में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 3 रोज़ में 550 मुकदमा दर्ज कर चुकी है। तो आप भी होश के नाखून लें। पंजाब हुकूमत ने ईद पर लॉकडाउन के दौरान नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान तमाम मार्केट्स, कारोबार, दफातर और दुकानें बंद रहेंगी और चांद रात बाज़ारों में मेहंदी, चूड़ियाँ और कपड़ों के स्टॉल्स पर भी पाबंदी आएगी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर हम अमल भी करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट हर गली में नहीं पहुँच सकती, इंतज़ामिया हर गली के अंदर नहीं पहुँच सकती है, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा जिम्मेदारी का जो है ख्याल करें और दामन जिम्मेदारी का ना छोड़ें और एहतियात का दामन भी आपने नहीं छोड़ना। अच्छा हमजा, कल एक गाड़ी खड़ी थी और उसके इर्द गिर्द बड़ा हजूम इकट्ठा था। मुझे थोड़ा सस्पेंस हुआ कि इस गाड़ी के अंदर क्या है। अच्छा। गाड़ी के अंदर बॉयज़ की जीन्स और शर्ट्स रखी गई हुई थी। वो जो भी कोई शॉपकीपर था उसने गाड़ी के अंदर रखी हुई थी और गाड़ी के अंदर वो बाहर रोड पे रख के वहाँ पर सेल आउट की जा रही थी और वहाँ पर आके लोग खरीद रहे थे। तो इसको हमें रोकना होगा। जीन्स आपकी दहलीज पर है, आपकी दहलीज पर वाला सीन था, तो आपको इसको थोड़े अरसे के लिए अगर हम पोस्टपोन कर देंगे इन हरकतों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। अगर हम शॉपिंग थोड़ी देर के लिए रोक दें, क्योंकि जैसे लॉकडाउन लगाया गया तो लॉकडाउन का मकसद यही था कि हम घरों तक महदूद हो जाएं, हम बाहर मार्केट्स में ना निकलें। तो वो एक गाड़ी के इर्द गिर्द कोई 10-15 लोग जमा थे। सैर व तफरीह वाले मकामात भी बंद होंगे जिन पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, इंतजामिया कंट्रोल कर सकती है, वो तो होगा और इन सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। उधर NCOC ने ईद उल फितर के पहले 2 दिन वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बंद करने का मुरासला अब जारी कर दिया। रमज़ानुल मुबारक के बाद वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुले रखे जाएंगे। जो
2 शिफ्ट्स कर दी गई थी ना रमज़ानुल मुबारक के दौरान, में। उसको तब्दील किया जाएगा फिर से 8 से 8 पर, ये मुंतकिल हो बिल्कुल जाएगा इंशाअल्लाह। ईद के बाद अब दोबारा से वैक्सीनेट हो सकेंगे। दूसरी जानिब कोरोना बहरान की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान समेत 4 जनूबी एशियाई मुमालिक हैं जिन पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। हाँ जी। और ये इसी वजह से लगाई गई है क्योंकि केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे और सूरत हाल जो थी वो कशीदा से कशीदा होती चली जा रही है। बिल्कुल, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल महमूद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हम ये देख रहे हैं कि केसेस कम होते जा रहे हैं, साथ कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि टेस्ट क्यों कम किए जा रहे हैं? हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी ठीक है तो आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट कम क्यों किए जा रहे हैं? क्या रैंडम टेस्टिंग नहीं की जाती? किस तरह से टेस्ट किए जा रहे होते हैं कोरोना के कि वो कम होना शुरू हो गए? सो थैंक यू। सो टेस्टिंग का ये है कि टेस्टिंग जो है वो दोनों रैंडम भी होती है और वो सिम्टम बेस यानी कि जिनको अलामत है उनके भी हो रही होती है। मगर ये ज़रूर है कि इस वेव के अंदर और उससे पिछली वेव में हमने ये देखा था कि जैसे घर में किसी एक को अगर ये कोरोना निकल आता है, बाकी लोगों को अलामत होते हैं, तो बकिया जो खानदान है वो टेस्ट नहीं कराते, वो कहते हैं हमको कोरोना ही होगा। तो इस पर से भी टेस्टिंग थोड़ी सी कम हो रही है, लोग थोड़ा कम आके अपने टेस्ट करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रैक्टिस क्या है आपके पास, अदाद-ओ-शुमार क्या है, पर डे पर कितने टेस्ट किए जा रहे हैं? देखिए, ये आदाद-ओ-शुमार तो चेंज होते रहते हैं, इसका मुझे एग्जैक्ट अभी फिगर तो याद नहीं है, मगर हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हम बढ़ा तो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता क्या काफ़ी बढ़ा रहे हैं, और टेस्टिंग कैपेसिटी भी वो थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है। याद रखें ये मशीन्स हम दूसरी चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं, तो अब चूंकि वेव आई भी है, लहर केसेस अखीसे में तो बढ़ रहे हैं, तो हम अपने ओवरऑल जो जितने भी लैब्स हैं उसके अंदर टेस्टिंग कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो एंटीजन टेस्ट है, जो दूसरा जो टेस्ट है जो वो भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि हम जल्द से जल्द जरा डायग्नोस करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि सिंध के अंदर लोग वैक्सीनेट होने के लिए उतनी बड़ी तादाद में नहीं आ रहे जितने पंजाब में आ रहे हैं, इसकी आप बड़ी वजह क्या समझ रहे हैं? ये हमने भी नोटिस किया है सिंध के अंदर कि वैक्सीनेशन हमारी थोड़ी सी निस्बतन कम हो रही है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये कि हमारे जितने भी देहात हैं जो कराची हैदराबाद से हट के जो जगहें हैं वहाँ पे लोग थोड़ा सा कम जा रहे हैं वैक्सीन के लिए, और उसके लिए फिर हमने थोड़ी सी जो चीज़ें की वो जैसे मोबाइल वैक्सीनेशन अभी शुरू की है, और वहाँ पे ज़रा ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो भी अभी बढ़ाए हैं। हमने भी लाहौर की तरह एक्सपो सेंटर के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर खोला ताकि लोगों को सहूलत हो, क्योंकि वरना रश बहुत होती है और लोग थोड़े से घबरा रहे थे वैक्सीनेशन सेंटर जाने। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, एस्ट्राजेनेका जो है वैक्सीन अब पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी है लगनी, और 40 साल से कम बताया जा रहा था कि 40 साल से जो कम मर्द और ख़वातीन हैं उनको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। क्या पाकिस्तान में भी यही प्रैक्टिस रिपीट की जाएगी, नहीं लगाई जाएगी 40 साल से कम मर्द और ख़वातीन को? बिल्कुल जी, तो फिलहाल के लिए हम 40 साल से कम लोगों को ये वैक्सीन नहीं दे रहे, मगर एक चीज एक्चुअली मैं ये भी बता दूं कि लोग थोड़े घबरा रहे हैं। जो 40 साल से ज्यादा लोगों की जो लोग हैं वो एस्ट्राजेनेका नहीं लगाना चाह रहे हैं। हाँ। और ये जरा उनको तसल्ली देना चाह रहा हूँ कि ये सेफ वैक्सीन है। इसके जो साइड इफेक्ट हैं जिसके लिए ये 40 साल से कम पे फिलहाल हम नहीं दे रहे, वो बहुत रेयर है, यानी कि 1 in a million, 1 in million कितना 10 लाख लोगों को होता है। यूजुअली अगर हम पकड़ लें तो उसका मुकम्मल इलाज जाता है, तो इतनी खतरनाक या इतना कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। और 40 साल से कम जो लोग हैं उस पर ये भी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अगर आपको याद पड़ता है पहले हम 60 साल से ज्यादा लोगों को नहीं दे रहे थे। हाँ जी। तो ये भी एक और तहकीक है, ये भी शुरू हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, अब आज के आदादोशुमार को देख लें तो 7.93% मुस्बत केसेस की शरह है, ये कम होती जा रही है। जो इकदामात उठाए गए आप समझते हैं उनका फ़ायदा हो रहा है, और तीसरी लहर जो है उसका जोर टूट रहा है, ये अभी कहा जा सकता है या कहना कबल वक्त है? आई थिंक कबल वक्त है, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा अभी हर्डल आने वाला है वो ईद है। और पिछले साल में हमने यही देखा था कि जब ईद आई थी तो एकदम से हमारे केसेस बढ़े थे, और हम भी यही देख रहे थे अभी लास्ट टास्क फोर्स के अंदर के जो हमारे जो केसेस थे पिछले साल और इस साल में किस तरह से बढ़ रहे हैं, और यही देखा था हमने कि ऐसा से बढ़े थे, ईद आई तो एकदम से उसमें एक स्पाइक आई। तो आई थिंक अभी थोड़ा सा ये एहतियात अभी ही सबसे ज़रूरी है ताकि अगले आने वाले 2-3 महीने आराम से गुजरें। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन का हम अमल देख रहे हैं बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है, जैसे कि हमजा पहले भी कह रहे थे सिंध में, क्या इसको ईद के बाद मजीद तेज़ किया जा सकता है और उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है?
सबसे बड़ी चीज जो हुकूमत आई थिंक करेगी ईद के बाद ये अनाउंसमेंट मुतवक्के है कि ये अब सब लोगों के लिए खुल जाएगा। तो क्योंकि अभी ये भी आप याद रखें कि बहुत सारे लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं मगर लगा नहीं सकते क्योंकि उनकी उम्र इतनी ज्यादा है। एक दफा सबके लिए खुलेगा तो फिर आपकी अगेन वैक्सीन अपटेक बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज याद रखें कि हमारी जो सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो उसी उम्र की है जिसको हम आजकल वैक्सीनेट नहीं कर रहे क्योंकि उनके अंदर खतरा थोड़ा कम था। तो अब उनको भी लगना शुरू होगी तो इंशाल्लाह हमारी वैक्सीनेशन थोड़ी सी बढ़ना शुरू होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हमने देखा है कि लोग ना कोई एक वैक्सीन है उस पर एतबार कर रहे हैं कि जी कि हमें तो अगर फलां वैक्सीन मिले ना तो हमें फिर वही लगवानी चाहिए, दूसरी कोई वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इस हवाले से आप उनको क्या मैसेज देंगे कि जो भी वैक्सीन मिले क्या वही लगवा लेनी चाहिए? बिल्कुल, मतलब ये वो कहते हैं ना बेगर्स कैन बी चूजर्स, आपके पास जो है वो आप लगा लें। क्योंकि अगर आप कुछ तो कहते हैं अब हम साइनोफार्म हमको सिर्फ लगानी है, मगर याद रखें साइनोफार्म खत्म हो गई, अब आ नहीं रही है और ये भी नहीं पता कब तक आएगी। ये बहुत, अगर आपको मिल रहा है वैक्सीन तो आप प्लीज लगा लें, आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अभी फिलहाल। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और एक अहम मामला जिसकी हम 2-3 दिन से बाज़गश सुन रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं कि बरतानवी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान में क्योंकि एस्ट्राज़ेनेका आ चुकी है तो इस मामले को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो एक अहम खबर है उससे भी आपको आगाह कर रहे थे कि बरतानवी महकमे सेहत ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन से मुतालिक नई हिदायत जारी कर दी हैं। वो ये हैं कि बरतानवी मीडिया ने के मुताबिक ये बरतानवी महकमा सेहत ने वैक्सीनेशन कमेटी जो है उन्होंने कहा है कि 40 साल से कम उम्र मर्द और ख़वातीन को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगाने से रोक दिया जाए। इससे पहले हमने देखा था कि 40 साल से कम उम्र ख़वातीन को एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन ना लगाने की गाइडलाइंस जारी की गई थी। अब नई गाइडलाइंस की बात हो रही है जो बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि 40 साल से कम उम्र मर्दों को भी नहीं लगाई जाएगी। और इस हवाले से जो अफराद हैं उनको अमरीकी कंपनियों की फाइज़र और मॉडर्ना की वैक्सीन लगाने की हिदायत भी कर दी गई है। बरतानिया में एक्चुअल सूरत हाल क्या है, ये फैसले क्यों लिए जा रहे हैं, क्या वाकई ये फैसले ले लिए गए हैं? बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विसेज की कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर ताबिंदा दुगल साहिबा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बरतानवी महकमा सेहत की वैक्सीनेशन कमेटी ने ये जो नई गाइडलाइन जारी की है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि 40 साल से कम उम्र मर्दों को भी अब एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगाने से रोक दिया गया है, वजूहात क्या हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? मैं इस को थोड़ी सी आपको तफसील से इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि एस्ट्राज़ेनेका की जब वैक्सीन बरतानिया में आई और उस वक़्त पहले से एक वैक्सीन मौजूद थी जो कि फाइज़र बायोटेक की वैक्सीन थी जो कि लग रही थी और ये लोकली प्रोड्यूस्ड वैक्सीन थी। बरतानिया में ही इसके बारे में रिसर्च हुई और बरतानिया में ही बनाया गया इसको और बरतानिया के ही लोग इसके ट्रायल्स वगैरह में शामिल थे। उसके अलावा ब्राज़ील में भी इसको ट्रायल किया गया था। जब ये इसका इस्तेमाल आम हुआ तो ये मालूम हुआ कि कुछ लोगों को क्लॉट्स बन रहे हैं दिमाग के कुछ वेन्स के अंदर और फिर ये एक इसके लिए एहतियात जारी की गई कि अगर आपको सर दर्द 4 दिन से ज़्यादा हो तो आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें और इसका इलाज फौरी तौर पर करवाएं। तो कुछ ये भी महसूस होता है कि अगर लाजमी तौर पर हतमी तौर पे अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये वैक्सीन का ही नतीजा था, मगर अगर एक लम्हे के लिए हम ये फ़र्ज़ भी कर लें कि वैक्सीन का और इसका आपस में ताल्लुक़ था तो शायद इस वजह से था कि इसकी शनाख्त नहीं हो पाई थी वक्त पर और जो लोगों को नुकसान पहुँचा जानी तौर पर इसके वजह से वो इस वजह से था कि उन्होंने बर वक्त तिब्बी इमदाद के लिए रुजू नहीं किया। तो अगर आप देखें कि बरतानिया में 28 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये वैक्सीन लगी और उसमें से करीबन 250 लोगों को ये क्लॉट्स बने और उसमें से तकरीबन 49 की वफ़ात हो गई बदकिस्मती से। अब उसमें ये था कि जिन लोगों को क्लॉट्स बने उनमें से हर उम्र के लोग थे। कुछ जो थे वो 50-60 से ऊपर थे, कुछ जो थे वो 40 और 50 के दरमियान थे और कुछ 30 से 40 के दरमियान थे। जो 30 से 40 के दरमियान थे उनकी तादाद 31 थी। तो गो के तादाद में तो वो कम थे, मगर आप इसको इसके तनाजुर में देखें कि इस
इस उम्र के लोगों को कोविड से कितना नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी उम्र के साथ साथ कोविड की जो हलाकत है वो बढ़ती जाती है, रिस्क जो होता है हलाकत का। तो 75 साल की उम्र से ज़्यादा के अफराद को अगर कोविड हो जाए तो हर 8 में से 1 की वफात हो जाती है। तो उस तनाजुर में अगर आप देखें कि उनको वैक्सीन लगने का फ़ायदा ज़्यादा है बनिस्बत के कम उम्र के लोगों को, यानी कि जो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं उनके अंदर कोविड की वजह से नुकसान होने का तनासुब कम है। लिहाजा अगर इस बात को हम कुछ देर के लिए मान लें कि इस वैक्सीन की वजह से ही क्लॉट्स बन रहे हैं, तो उसका फ़ायदा अगर कम है और नुकसान हो रहा है उस उम्र के लोगों को वैक्सीन की वजह से, तो इस वजह से ये पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि उस उम्र के लोगों में वैसे ही कोविड के असरात कम हैं और बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा हैं। तो बड़ी उम्र के अंदर ये रखी गई है। ये रिस्क बेनिफिट रेशो को देखते हुए, यानी कि नुकसान और फ़ायदे का तनासुब देखते हुए हुकूमत ने ये फैसला किया कि उनको लगने देना चाहिए जो बड़ी उम्र के लोग हैं, और जो 40 साल से कम है उस पर पाबंदी दी जाए। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में इसको मुख्तलिफ तरीके से लिया गया। अच्छा डॉक्टर ताबिंदा, ये भी बताएगा कि अब जब बरतानवी वैक्सीन ऑस्ट्राजेनिका की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है, क्या पाकिस्तान में भी 40 साल से कम उम्र अफराद को ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, मर्दों और ख़वातीन दोनों को? अब आप जो है पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन आ गई है पिछले चंद दिनों में, और यूरोप के कई ममालिक में भी अभी पहुंची है। यानी कि उस लिहाज से अगर हम अपने आप को देखें तो हम काफ़ी खुशकिस्मत हैं कि इस टाइम पर हुकूमत की बरवक्त मदद की वजह से ये वैक्सीन पाकिस्तान में दस्तयाब हो गई है। और आप यकीन करें कि जर्मनी में भी पिछले हफ्ते ही ये मैसर हुई और लोगों ने इतना वहाँ पर हजूम हुआ है बुकिंग करने के लिए, वैक्सीन को फौरी तौर पर लेने के लिए, क्योंकि वैक्सीन वहाँ पर बहुत जो है वो कम रफ्तार से हो रही थी जर्मनी में, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बीमारी अभी तक मौजूद है और बीमारी से होने वाली हलाकतें भी उसी तरह जारी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बरतानिया में बहुत एक जो कामयाब वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ है, और एक मुतात अंदाज़ा ये है कि अब तक 10,000 अमवात जो है इसकी वजह से बचाई जा चुकी हैं वैक्सीनेशन की वजह से। और हुकूमत का ये प्लान है कि अगस्त के आखिर तक सब लोग जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए उनको लग जाएगी। अब जबकि ये पाकिस्तान में आ गई है तो हर वैक्सीन ना होने से बेहतर है। और मेरा ख्याल है कि अगर हम इसके तनाजुर में देखें कि पाकिस्तान में 40 साल से कम उम्र के लोग ICU में कितने मौजूद हैं, उसके हिसाब से इसका रिस्क और बेनिफिट को लिया जाए, और यहाँ पर एक मकामी तौर पर एक फैसला करने की ज़रूरत है। अच्छा। ना कि हम ब्लाइंडली बरतानिया को फॉलो करें इस फैसले के ज़रिए से, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी का तनासुब बिल्कुल फ़र्क है बरतानिया की निस्बत। लिहाजा ये फैसला भी पाकिस्तान की आबादी के तनासुब से होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ 3% आबादी जो है वो 65 साल की उम्र से ज़्यादा है, और काफ़ी आबादी 60% आबादी जो है वो 25-30 साल की उम्र से कम है। तो बीच में जो लोग हैं जो 40 साल से लेके 60 साल की उम्र तक हैं, उनको तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत है, और मेरा ख्याल है कि उनमें से काफ़ी लोग ICU वगैरह में पहुंच जाते हैं कोविड के सवियर होने की वजह से। तो लिहाजा इस चीज़ को बरतानिया के हिसाब से नहीं लेना चाहिए, अपने मकामी तौर पर ये फैसला होना चाहिए। ये डॉक्टर्स मिल बैठकर ये फैसला करें कि उनके ICUs में कितने लोग हैं जो 40 साल की उम्र से कम है, उनको कितना फ़ायदा होगा अगर आप बाकी आबादी की तनाजुर में उसको लें। डॉक्टर ताबिंदा, आपकी गुफ्तगू से हम ये महसूस कर रहे हैं कि जो लोग इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं वैक्सीन की, वो बिल्कुल मफरूज़ा है, अभी कहीं से साबित नहीं हो रहा किसी रिसर्च से। क्या ऐसा भी मुमकिन है कि एक खित्ते के लोगों पर वैक्सीन मुख्तलिफ अंदाज में असरअंदाज हो रही हो, दूसरे खित्ते पर और तरह से असरअंदाज हो रही हो? ये एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है जो आपने पूछा है कि जो है क्या लोग जो है एक खित्ते के लोग हैं उनको एक मुख्तलिफ किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हों वैक्सीन से, और दुनिया में दूसरी जगह के लोग जो हैं उनको कोई और किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हों। तो आपको पता है कि हर इंसान का एक अपना जीनियाती माहौल है उसके जिस्म में, और हर नस्ल का अपना जीनियाती मेकअप है एक तरह से, और उसके हिसाब से जो है उनको इसके असरात होते हैं। तो मेरे ख्याल के अंदर जो फाइज़र बायोनटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन्स के जो ट्रायल्स हुए थे वो हर किस्म के नस्ल के ऊपर, रंग और नस्ल के लोगों के ऊपर हुए थे। मगर उन वैक्सीन्स के उनके बारे में जैसा आप जानते हैं कि उन वैक्सीन की स्टोरेज कितनी मुश्किल है, और एस्ट्राजेनेका की स्टोरेज क्योंकि बहुत आसान है, 6 माह तक आम रेफ्रिजरेटर में ये रह सकती है। और पाकिस्तान की आबादी, माहौल, मौसम और यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स हैं जो कि
ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, वैक्सीन की ट्रांसपोर्ट के हिसाब से यही बेस्ट है कि हम इस वैक्सीन को जो ये आ गई है इसको इस्तेमाल करें। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे तो वो तो जिस तरह के ये वैक्सीन एक बहुत बड़े समझे कि फेज़ 4 ट्रायल्स में है, हमको मालूम हो जाएगा और उसके डर से रुकना नहीं चाहिए। अगर आप ये देखें कि जो वैक्सीन का रिस्क है वो 1 in a million रिस्क है कि इससे मौत वाक़ हो जाए इसके साइड इफ़ेक्ट से, और इतना ही रिस्क है कि अगर हम घर से बाहर निकलें और गाड़ी में बैठकर बाहर जाएं, 1 in a million रिस्क है कि हम गाड़ी के हादसे में भी मर जाएंगे, मगर उसके बारे में तो कोई नहीं सोचता। रोज़ाना हम गाड़ियों में बैठते हैं और बाहर जाते हैं, तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि इसको यकीनन इन ट्रायल्स को बड़े पैमाने पर होना चाहिए और हर किस्म के लोगों को इन ट्रायल्स में इंक्लूड होना चाहिए। मगर ये नहीं हुआ। ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बरतानिया में और ब्राज़ील में ट्राई हुई, मगर बरतानिया में बहुत से एशियाई और पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग रहते हैं जिनमें इनके कोई साइड इफेक्ट्स एज सच जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हुए, तो लिहाजा थोड़ा हमें एहतियात करनी लाजमी है। और लेकिन उसके साथ साथ हमें साइंस में एतमाद भी रखना है और ये वैक्सीन अगर हमें ऑफर की जाए तो जरूर इसका फायदा उठाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर ताबिंदा ये भी बताएगा, क्या एस्ट्राजेनेका के अलावा भी किसी वैक्सीन के हवाले से उम्र की हद लगाई जा रही है, जैसे कि मॉडर्ना हो गई या फिर फाइजर हो गई, इसके हवाले से भी बताइएगा। जी हाँ, एस्ट्राजेनेका के अलावा जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है जिसके अंदर उम्र की हद लगाई जा रही है। ये वैक्सीन अभी तक बरतानिया में तो अप्रूव नहीं हुई, लेकिन अमेरिका में ज़रूर लगानी शुरू की थी। सिंगल डोज वैक्सीन है ये, और इससे भी यही साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे जो एस्ट्राजेनेका के साथ जो खून शरियानों में खून जम जाने का एक साइड इफ़ेक्ट ऑब्जर्व किया गया था, वही साइड इफ़ेक्ट है। तो इसमें भी उम्र की हद लग जाने का है। और उसके साथ साथ आपको मालूम है हामला ख़वातीन और 12 साल से कम उम्र के बच्चों में तो वैक्सीन इस वक्त अब लग ही नहीं रही। मुस्तकबिल में बदल जाएगा ये, मगर इस वक्त तक तो नहीं है। तो लिहाजा ये एक और वैक्सीन है जो मैंने आपको बताया जॉनसन एंड जॉनसन की जो है, इसमें भी उम्र की हद लगाई है उन्होंने। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि औरतों में इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। जो 2/3 जिन लोगों को ये साइड इफेक्ट्स हुए हैं वो खवातीन थी, मगर को डरना नहीं चाहिए। अगर मौका मिलता है तो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। मौका मिले तो ज़रूर आप वैक्सीन लगवाएं, खुद को वैक्सीनेट करें। डॉक्टर ताबिंदा दुगल साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। हमारे पास कोई और हल ही नहीं है, हमने वैक्सीन लगवानी है और बेहतरीन फैसले किए जा रहे हैं और तमाम हुकूमतें बेहतरीन फैसले करने की कोशिश कर रही हैं अपने अवाम के लिए। और जो ये मफरूज़े हैं इनको अभी तक इन पर कोई तहकीक नहीं है कि हमारे मुल्क में भी, हमारे खित्ते में भी उसी तरीके से एस्ट्राजेनेका असरअंदाज हो सकती है, यानी तो इसलिए बेफिक्र हो जाएं। हुकूमत जिस तरीके से आपको कह रही है, डॉक्टर्स की टीम बैठती है, राय ली जाती है, रिसर्च की जाती है, स्टडीज़ की जाती हैं, उसके बाद ही कोई भी वैक्सीन अपने शहरियों को लगाई जाती है। तो आप बेफिक्र होकर वैक्सीन जो है वो लगवाएं। बिल्कुल, ट्रायल्स मुकम्मल हुए हुए हैं, वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको जो भी वैक्सीन मिले आपने वो वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि इस वक्त हम चूज़ नहीं कर सकते हैं कि हमने जी ये वाली वैक्सीन लगवानी है। इस वक्त तो वो सूरत हाल ही नहीं है, इस वक्त तो अवेलेबिलिटी के मसाइल हैं। तो आपको जो अवेलेबल है आपने वो वैक्सीन लगवानी है। और ईद के 2 दिन आप वैक्सीन नहीं लगवा सकेंगे, उससे पहले लगवा लें या फिर उसके बाद आप लगवा सकते हैं। ईद के बाद वही औकातकार होंगे और आप दोबारा से वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर सकते हैं और जितनी जल्द हो सके अपने आप को वैक्सीनेट करवा लीजिए। हम ब्रेक लें? ब्रेक के बाद लेंगे, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। Super